नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जीआरएफ होल्डर पर। आज हम बात करेंगे यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक जितने भी प्रश्न आए थे। आपको एक वीडियो में आज संपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे और साथ ही साथ कैसे प्रश्नों को हल करना चाहिए या आगे आने वाले पेपर्स में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ये भी आपको यहाँ के प्रश्नों से अंदाजा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न आया हुआ था आपका यूनिट 4 से, और इसमें अभिकथन और कारण दिया गया था। सबसे पहले लिखा था, किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभात की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती हैं। कारण दिया गया था, ईट्स ने मात्र 2 प्रकार के प्रतीकों की चर्चा की है, ध्वनि प्रतीक और विचार प्रतीक। पहले प्रकार के प्रतीक संवेगात्मक होते हैं, दूसरे प्रकार के बौद्धिक। और इसमें जो आपका दिया गया था वो कथन और कारण दोनों ही सत्य थे, लेकिन आज एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा था। अब अगर ऐसे प्रश्न आप पेपर्स में देखेंगे तो जरूरी नहीं है, ऐसा प्रश्न अगर आप एग्जाम हॉल में पहले देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि ऐसे प्रश्न आपको आते हुए ही हों, क्योंकि काफी साल से अभिकथन और कारण के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे थे और इस बात से अचानक से ऐसे प्रश्नों को डाल दिए जाने की वजह से भी बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा प्रश्न गलत हुआ है। अगला जो प्रश्न था, अब ये प्रश्न जो है ये भी प्रश्न बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हिंदी का गद्य साहित्य आचार्य रामचंद्र तिवारी में उल्लिखित निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। अब अगर आप उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष याद करके जाते हैं तो आप एक ही उपन्यास का प्रकाशन वर्ष याद करते हैं, ना कि ये याद करते हैं कि कौन से बुक के अनुसार कौन सा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा प्रश्न बना था, तो ऐसे प्रश्न में आप यही कर सकते हैं कि अगर आपको सारे उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पता है तो आप उसी के आधार पर ही क्रम को लगाने का प्रयास करें। तो इसमें जो सबसे आपका ऑप्शन है, पहले आएगा कृष्णकली, उसके बाद आपका आएगा महाभोज, उसके बाद दिलोदानिश, फिर मरजीवा, उसके बाद अंतर्वशी। ऐसे ही ये उपन्यासों का क्रम है और इसका प्रकाशन वर्ष भी आप ढूंढ करके अपने कॉपी में लिख लेंगे। हो सकता है कि अगली बार मिलान करने में प्रकाशन वर्ष या ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएं। उसके बाद पूछा गया था, ये जो कि आपका भाषा विज्ञान वाली यूनिट से प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जिसमें पहला ही जो ऑप्शन दिया गया था वो असत्य था कि अपभाषा भाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट या अति विशिष्ट माना जाता है। आपका यही वाला कथन असत्य दिया गया था। अब आपके लिए जरूरी वो कथन हो जाते हैं जो कि सत्य थे, क्योंकि हो सकता है अगली बार इनमें से ही कोई कथन उठा लिए जाएं। तो दूसरा कथन है, जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद उन्नत होकर पूरे राष्ट्र में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य परिवार क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। तीसरा इसमें दिया गया था कि पर्यटकों तथा राजनयिकों आदि द्वारा सीमित प्रयोग के लिए सीखी जाने वाली भाषा संपूरक भाषा कहलाती है। उसके बाद दिया गया था कि मातृभाषा के साथ साथ सामाजिक स्तर पर पूरक के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा परिपूरक कहलाती है। संपूरक भाषा, परिपूरक भाषा और उसके अलावा राष्ट्रभाषा का जो परिभाषा है वो एकदम सही दिया गया था। हो सकता है कि अगली बार इनमें से ऐसा प्रश्न बन जाए कि संपूरक भाषा की परिभाषा कौन सी होगी और आपसे ऑप्शन दिए जाएं, या फिर इसमें से किसी भी तरह से घुमा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो प्रश्न था वो यूनिट 2 से बना हुआ था, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। उपन्यासकार पंडित गौरीदत्त के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी किस आलोचक ने लिखी है। भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरीदत्त ने उठाया। ये वाली पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक से उठाई गई थी और इसीलिए आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर बार की परीक्षा में इस पुस्तक से प्रश्न बनते ही हैं। अब अगला जो आपके में प्रश्न बना हुआ था ये त्रासदी से बना हुआ था और त्रासदी में कहा गया था कि अरस्तु ने त्रासदी के तत्वों में सबसे अधिक महत्व कथानक और कार्य व्यापार को दिया है। और ये जो पॉइंट है वो सही है, क्योंकि जब हम
त्रासदी के बारे में पढ़ते हैं जो कि अरस्तु ने दिया है, तो उसमें बताया जाता है कि जो कथानक होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद चरित्रों के अंकन में औचित्य तथा एक रूपता या अनुमिति का भी ध्यान रखा जाता है, ये रखा जाना चाहिए। उसके बाद त्रासदी मात्र पाठ ही होती है, अभिनय नहीं। पाठ होने से उसका प्रभाव घट जाता है। अरस्तु गीत को त्रासदी का अनिवार्य अंग मानते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि त्रासदी में अरस्तु ने टोटल उसके 6 अंग माने हैं, जिसमें से गीत भी उसका अंग है, और इसीलिए पहला और चौथा ऑप्शन तो एकदम सही हो जाता है। और जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, अगर आपके में ऐसा कभी ऑप्शन बनता है और उसमें लिखा हो एकमात्र, केवल, मात्र, तो ज्यादातर वही ऑप्शन जो होता है वो गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें एक लिमिट लगा दी जाती है जिसकी वजह से वो ऑप्शन गलत हो जाता है। और इसीलिए इसका जो ऑप्शन है, त्रासदी मात्र मात्र पाठ ही होती है, अभिनय नहीं। यहाँ पे मात्र शब्द लगाया जाता है, उसे लिमिट लग जाता है, पाठ होने से उसका प्रभाव घट जाता है, और यही जो आपका कथन है वो असत्य दिया गया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न था, डॉक्टर सामरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियर ट्रेजेडी में शेक्सपियर के पात्रों की आलोचना निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर की है? और इसमें जो इसका सही आंसर है वो मनोविश्लेषणवादी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके आसान के श्रेणी में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद जो 7वां प्रश्न था, घोर आधारे चंद्रमणि जिम उज्जो करई परम महासुख एक होकर दूरे अशेष हरई। अब ये जो पंक्ति है ये आसान है, क्योंकि इसलिए आसान है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है, चाहे मिलान करने वाले में हो गया या किसी दूसरे सेट के एग्जाम में हो गया। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सेट के पेपर को भी आपको हल कर लेना चाहिए। तो ये वाली जो पंक्ति है ये पहले भी और बाकी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी पंक्ति है, जो कि सरैपा की पंक्ति है, जिनको सरैपात भी कहते हैं। ये आपके यूनिट 2 से बना हुआ प्रश्न है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है? इसका चित्रण पृथ्वीराज रासव का उपजीव है। अब आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासव को एक ही ऐसे विद्वान है जो कि पृथ्वीराज रासव शब्द से संबोधित करते हैं। अगर आपको इतना भी पता है तो आपका ये जो आंसर है वो सही हो जाता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पूरी पंक्ति आपको याद हो, लेकिन अगर उसमें से कोई भी वर्ड दिया गया है जो आपने पहले से समझा है या सुना है तो उसके आधार पर भी आप प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। और मुझे भी इसमें से इतना ही पता था कि रासो को पृथ्वीराज रासव रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। इसके आधार पर यह कथन मेरा सही हो गया। तो पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी भी क्षमताएं उत्पन्न करता है, इसका चित्रण पृथ्वीराज रासव का उपजीव है। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उतनी ही संकुचित करती है। पृथ्वीराज रासो के संबंध में ये जो कथन है वो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। और आपने देखा कि एक इससे पहले गोदान के ऊपर जो प्रश्न उठाया गया था वो भी राम स्वरूप चतुर्वेदी जी से ही उठाया गया था। मतलब कि अगर आप सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सारे प्रश्नों को सही कर पाएंगे। अब आपका जो दृष्टिकोण है पढ़ने का वो एक से अधिक पुस्तकों को पढ़कर ही आप हिंदी साहित्य के जो साहित्य से प्रश्न आ रहे हैं उनको आप सही कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न था वो आपका यूनिट 1 भाषा विज्ञान से उठाया गया था। उसमें भी अभिकथन और कारण दिया गया था। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है, इसने हिंदी के विविध रूपों को प्रभावित भी किया है। उसके बाद कारण दिया गया है लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली में पवाड़ा, नाटक, लोकगीत, कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफी अंश तक खड़ी बोली पर आधारित एक ही है, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्खनी सीमा। और इसमें जो अभिकथन और कारण था वो दोनों सही था और ये एक दूसरे की सही व्याख्या थी। जब भी आप अभिकथन और कारण वाले प्रश्नों को हल करें तो बीच में क्योंकि शब्द लगाइए, क्योंकि शब्द से आपका जो आंसर है आप उसमें देख पाएंगे कि अभिकथन और कारण मेल खा रहा है या नहीं। अगला आपके में मिलान करने वाला प्रश्न दिया गया था, जिसमें कि आपको दिया गया था कुछ रचनाओं का नाम और रचनाकारों का नाम, जिनमें कि आपको मिलान करना था। उसमें से पहली जो रचना है ये कहानियां भी, ये मनु भंडारी जी की रचना है, जो कि हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है और सिलेबस में लगी हुई रचनाएं तो हमें याद ही रहती हैं। उसके बाद अन्या से अनन्या, जो कि प्रभा खेतान जी की रचना है और ये भी आपके नेट के ही पेपर में पहले पूछा जा चुका है। उसके बाद शब्द काया सुनीता जैन की रचना है। उसके बाद गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की रचना है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है।
अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से लगाएंगे, तभी आप सही प्रश्नों के आंसर तक पहुंच पाएंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्या से नन्या, गुड़िया बेहतर गुड़िया, ये सारी जो रचनाएं हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछी गई थी और यहाँ भी उठाई गई हैं। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर भी कई ऐसे ऑप्शन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर आपकी समझ पर भी आधारित हैं। इसमें पूछा गया था कि वैज्ञानिक लिपि के गुणों से संबंध कौन से कथन असत्य हैं। तो पहला दिया गया था कि वैज्ञानिक लिपि में लिपि चिन्ह भाषा में प्रयुक्त हर व्यंजन और स्वर के लिए अलग अलग होनी चाहिए। उसके बाद एक चिन्ह से केवल एक ध्वनि व्यक्त होनी चाहिए, एक अधिक नहीं। और आपको पढ़ के भी पता चल रहा होगा कि दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एकदम सही लग रहा है। उसके बाद एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह हो सकते हैं। अब आप देखेंगे कि बी और सी वाला एक दूसरे का विलोम दिया गया है, तो वो तो बिल्कुल भी सही हो ही नहीं सकता दोनों एक साथ में। उसके बाद लेखन में लिपि चिन्हों का उच्चारण की दृष्टि से क्रमबद्ध होना आवश्यक नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि लिपि चिन्हों का उच्चारण की दृष्टि से क्रमबद्ध होना आवश्यक होता है। दो चिन्हों को एक पढ़े जाने का भ्रम नहीं होना चाहिए। और ये वाली भी पंक्ति आपकी जो है वो सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन कौन सी पंक्ति असत्य है, और इसीलिए जो आपका ऑप्शन है सी और डी, ये आपका गलत हो जाएगा। जबकि आपका जो बी है, ई है और ये है, ये आपके सही में आ जाएंगे। यानी वैज्ञानिक लिपि में लिपि चिन्ह भाषा में प्रयुक्त हर व्यंजन और स्वर के लिए अलग अलग होने चाहिए, एक चिन्ह से केवल एक ध्वनि व्यक्त होनी चाहिए, एक अधिक नहीं। लेखन में लिपि चिन्हों का उच्चारण की दृष्टि से क्रमबद्ध होना आवश्यक नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। दो चिन्हों को एक पढ़े जाने का भ्रम नहीं होना चाहिए। इसमें जो आपको अच्छी बातें मिले वो छाड़ लेनी है, जो आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे समझ लीजिए वहाँ 90% है कि वही आपको गलत मिलेगा। और एक बात, ऐसे प्रश्नों में विद्यार्थी ज्यादातर जो पूछा जाता है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो तो आप जब भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आए तो आप तुरंत अपनी जो पेपर मिलता है उस पर लिख लें कि इसमें हमसे असत्य पूछा जा रहा है। इससे क्या होता है, हमें बार बार हम 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें असत्य पर ही टिक करना है, नहीं तो असत्य और सत्य में हो जाता है आपको बहुत ही भ्रम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के प्रकाशन संबंधी इलाहाबाद में हुई बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से आलोचना संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं थे। तो इसमें शामिल थे धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर वर्मा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ओम प्रकाश, जो कि संपादक मंडल में शामिल नहीं थे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। अब इस वाले प्रश्न में भी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे सिर्फ इतना पता था कि द्वंद्वात्मक पद्धति जो है वो हीगल महोदय ने दिया था, और यही एक रीजन है जिससे मेरा ये प्रश्न जो है वो सही चला गया, क्योंकि ये वैचारिकी का प्रश्न है और वैचारिकी के प्रश्न में कहीं से भी कोटेशन उठा लिए जाते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पूरा कोटेशन आता हो, लेकिन आप ये देखने का प्रयास करिए कि क्या वो प्रश्न किसी भी माध्यम से आपसे हल हो पा रहा है। जैसे इसमें पूछा गया कि विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कि द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल महोदय ने दिया है तो भी आपका ये प्रश्न जो है वो सही हो जाएगा। अगला है जिसमें पूछा जा रहा है कि रूपवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आलोचकों में से इनमें कौन कौन शामिल नहीं है। तो बोरिस इक्नेबाम, विक्टर स्लोवस्की, रोमन जेकोब्सन, ये लोग शामिल हैं, जबकि जीन मोरेयास जो है वो शामिल नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि यूनिट 4 हो चाहे यूनिट 3 हो चाहे यूनिट 2 हो चाहे यूनिट 1 हो, इतने आसान प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं कि आप देखते ही सारे प्रश्नों को सही कर लें। लेकिन फिर भी अगर आपसे 30, 35, 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तो आप आराम से सही कर ही सकते हैं। उसके बाद अगला दिया गया था काव्य लक्षण से, यानी कि ये आपका यूनिट 3 से ये प्रश्न उठाया गया है, जिसमें कि आपको बहुत आसान और प्रीवियस ईयर में पूछी गई ही पंक्तियां थी और उसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा युग सही है। जबकि आप इनमें से अगर आप पढ़े हैं तो आप ये भी बता देंगे कि जो पंक्तियां सही नहीं है वो किसकी है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप आज ही 5 पंक्तियों को नोट करके और कौन सी पंक्ति किसकी है आप उसके सामने सही आंसर लिख लेंगे। इसमें जो दूसरी पंक्ति है, शरीर तावत इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली, ये दंडी की पंक्ति है जो कि एकदम सही है। और उसके बाद शब्दार्थों सहित काव्यम, ये भामा की पंक्ति है जो कि दंडी और भामा की पंक्ति एकदम सही थी और इसमें सही वाला ही पूछा गया है। बाकी जो सारी पंक्तियां हैं उनको ऊपर नीचे कर दिया गया है और इसमें गलत ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप शुद्ध करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे।
हो सकता है कि अगली बार भी यहाँ से आपसे प्रश्न मिलाने में पूछ लिया जाए। इसका जो सही ऑप्शन है वो बी और डी सही ऑप्शन है। उसके अलावा 16वां प्रश्न जो आपका था हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी देखिए पहले आपसे पूछा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, अच्छा रामचंद्र शुक्ल से प्रश्न, फिर पूछा गया रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के बुक से प्रश्न। अब अगला पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल जी से प्रश्न। और आपने देखा कि हिंदी का गद्य रामचंद्र तिवारी जी से भी प्रश्न बना के आधार पर निम्न रचनाकारों कवियों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल के पुस्तक में जिस तरह से दिया गया है उस तरह से इन कवियों को पहले से बात के क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे आएंगे चिंतामणि जी, और वैसे भी चिंतामणि जी पहले ही आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के भी हिसाब से। उसके बाद कुमारमणि, उसके बाद देव, उसके बाद आपके आएंगे रसिक गोविंद, उसके बाद ग्वाल कवि आएंगे। इनका अगर आपको ईस्वी मिल जा रहा है, ईयर मिल जा रहा है, तो आप जन्म वर्ष के आधार पर भी इनका क्रम लिख लेंगे, जन्म वर्ष भी याद कर लेंगे। अगला दिया गया था प्रश्न कि कबीरदास की वाणी को समझने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि जाति के बचे कुचे पुराने संस्कार क्या थे। और ये जो पंक्तियां आपकी उठाई गई थी ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के से उठाई गई थी कि कबीर की दास की वाणी को समझने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि जाति के बचे कुचे पुराने संस्कार क्या थे। तो आप जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 3 पुस्तकें हैं, 3 पुस्तकों में से किन्हीं एक पुस्तक में से ये प्रश्न उठाया गया है। अगला जो प्रश्न है कि आप ये कथन और कारण दिया गया है। पहला दिया गया है कि भारतेंदु की जाति विवेकनी सभा सभी जाति गोपाल की लेखों में सामाजिक व्यंग्य है। काशी के जो पंडित जो किसी लोभ जाति व्यवस्था किया करते थे वही इसके लक्ष्य हैं। और अगला है कि भारतेंदु युग में इस प्रकार की नाटकीय शैली का बड़ा प्रचार था, किंतु आगे चलकर हिंदी के लेखकों ने जाने क्यों इसका परित्याग कर दिया। और इसमें जो है ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। उसके बाद अब अगला जो प्रश्न है ये भारतीय काव्यशास्त्र सत्यदेव चौधरी जी की पुस्तक से बना हुआ है कि भारतीय काव्यशास्त्र सत्यदेव चौधरी में आए भारतीय विद्वानों के कालक्रम के अनुसार पहले से बात के क्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। हो सकता है कि आपने ये पुस्तक ना पढ़ी हो, लेकिन ये जो दिए गए हैं ये ऐसे फेमस लोग हैं जिनका नाम तो आपने इन विद्वानों का नाम जरूर सुना है। अगर आप इनको इनके कालक्रम के अनुसार लगाएंगे तभी वही कालक्रम आएगा क्योंकि सत्यदेव चौधरी के अनुसार है। अगर ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में दोबारा आता है तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि दंडी जो है वो 10वीं सदी में आए, धनंजय जो है नहीं दंडी जो है 7वीं शताब्दी में आए, धनंजय 10वीं शताब्दी में। ऐसे ही अगर आप जिनका प्रकाशन वर्ष जानते हैं, इनका कालक्रम जानते हैं, तो उनको आप उसी के आधार पे लगाने का प्रयास करें। तो इसमें जो सही ऑप्शन है सबसे पहले दंडी जी आएंगे, उसके बाद उद्भट्ट जी आएंगे 9वीं शताब्दी में, उसके बाद धनंजय आएंगे 10वीं शताब्दी में, उसके बाद आपके महिम भट्ट आएंगे और उसके बाद सबसे अंत में जयदेव जी आते हैं। और अगर आपसे दोबारा ऐसे प्रश्न बनते हैं दूसरे किसी पुस्तक का नाम दे करके और अगर आपने जिस भी पुस्तक से याद किया अगर आपको कालक्रम याद है तो एक बार आप उसी में लगाने का प्रयास करें, देखें कि क्या आपका जो आंसर आ रहा है वो सारे ऑप्शन में से दिया गया है या नहीं दिया गया है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें भी अभी कथन और कारण दिए गए हैं। 19वीं सदी में प्रजाति सिद्धांत यानी रेस थ्योरी जब भारत पर लागू हुआ तब दो अलग अलग भाषाओं के कारण अलग भाषा परिवार के कारण आर्य और द्रविड़ों को अलग जाति का बता दिया गया। भारतवासियों को यह बात जब पता चली तो वे अत्यंत खिन्न हुए क्योंकि उनके अनुसार ये बात सही नहीं थी। कारण दिया गया आर्यों और द्रविड़ों को परस्पर भिन्न बताने का कारण यह बताया गया कि आर्य और द्रविड़ भाषाएं दो अलग परिवारों की भाषाएं मानी जाती हैं, किंतु भाषा भिन्न होने मात्र से आदमी अलग जाति का हो जाता है, यह अनुमान असत्य है। और इसमें जो ए और आर दोनों दिया गया है अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और आर्य की सही व्याख्या है। इस बार अभिकथन और कारण के बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं और हम ये मान के चलेंगे कि अगली बार भी अभिकथन और कारण के प्रश्न जरूर आएंगे। अब वो आए या ना आए ये तो एग्जामिनर की ही मर्जी की बात हो सकती है। अगला जो प्रश्न है आचार्य विश्वनाथ के रस का स्वरूप संबंधी रम सूत्र मतभेद रेख के आधार पर रस के वैशिष्ट को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी ये प्रश्न कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो कहेगा कि ये आसान प्रश्न है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है यानी जो इसकी भाषा है वहीं से पता चल रहा है कि ये बहुत ही कठिन प्रश्न है। जैसे इसमें सबसे पहला है रस अखंड है, बी दिया गया है रस स्वप्रकाशित है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस आनंदमय एवं लोकोत्तर चमत्कार प्राण है।
ये इसका सही क्रम हो जाएगा और ऐसे प्रश्न आपसे दोबारा रिपीट नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगला है भाषा के संबंध में। ये जो प्रश्न उठाया गया है, ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की पुस्तक से उठाया गया है, जिसमें ये पंक्ति आपको मिल जाएगी कि तुर्की अरबी हिंद भी भाषा तेती आए जामे मारक प्रेम का सबे सराही ताय। अब ये जो तुर्की अरबी हिंदी भी ऐसी जो जो शब्द का प्रयोग है वो अमीर खुसरो जी करते हैं, लेकिन ये जो पंक्ति है वो बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में दिया गया है कि ये पंक्ति जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है और ये पद्मावत की पंक्ति है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता है। अक्सर हम पढ़ते हैं तो हम लोग संज्ञा के अनुसार 8 कारक का नाम लगातार याद कर लेते हैं, लेकिन इस बार प्रश्न को घुमा करके पूछा गया कि सर्वनाम के अनुसार कौन सा कारक नहीं होता है। तो सर्वनाम के अनुसार 7 कारक होते हैं, लेकिन 8वां जो कारक होता है संबोधन वो नहीं होता है, यानी इसका सही आंसर जो है वो संबोधन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था ये भी भाषा विज्ञान वाली यूनिट से ही है कि किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य में वाक्य किस विशेषता का अभाव है। तो इसमें जो अभाव है वो आकांक्षा का अभाव है। अगला था पंक्ति एवं अलंकार का मिलान करने के लिए दिया गया था। अब ये जो पंक्तियां हैं ये भी प्रीवियस ईयर में जो ए वाली जो पंक्ति है और ये डी वाली है, ये दूसरे एग्जाम में ये वाली पंक्तियों को पूछा जा चुका है। भले आपने बीच की 2 पंक्तियों को ना सुना हो, लेकिन अगर आपको अलंकार पहचानने अगर आता है तो आप आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि इसमें पहला लिखा हुआ है पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी एड मीड़त जाइए। बिहारी जी की पंक्तियां हैं जिसमें कि भ्रांतिमान अलंकार है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया अस मानस मानक चक चाहो। जब भी एक ही सेम जो शब्द होता है वो 2 बार या फिर 2 से अधिक बार आता है तो पर यमक अलंकार हो जाता है। अगर आपको इतना पता है तो दूसरे का आंसर जो है वो आराम से आप यमक अलंकार लगा सकते हैं। अस मानस मानस चक चाहो वही कभी बुद्धि विमल उगाए, यानी दूसरा जो है उसमें यमक अलंकार है। उसके बाद है अनियारे दौरस दृगिन कितना तरुण समान वही नैना और कुछ यही बस होत सुजान, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद मनो कठिन आंगनजलि ताते राते पाए। अब आपको पता होगा कि उत्प्रेक्षा में मनु मानो जनु जानो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मिलाने वाले प्रश्न में अगर आपको 2 ऑप्शन भी मिलाने के लिए अगर आपको पता थे तो आपका मिलान वाला प्रश्न सही हो जा रहा था, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। अगला जो दिया गया था ये भी मिलान करने के लिए दिया गया था, जो कि आपके यूनिट 2 से ही उठाया गया है। अब यहाँ पर जो तीसरी पंक्ति दी गई थी कावा का तरुआ तरवर पंच बिड़ाल चंचल चिए पैठो काल, ये जो पंक्ति है ये लुइपा की पंक्ति है और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उसके बाद नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये सरप्पा की पंक्ति है और ये भी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। गंगा जमुना माझेरे बहर नाय, और ये भी डोमी भिप्पा की पंक्ति जो है बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। उसके बाद हेरी ये मोरी तैला बाड़ी खसमे समतुल्ला, अब ये सरप्पा की पंक्ति है, थोड़ा नया पंक्ति है, नहीं तो इसमें अगर आपको इसमें भी अगर आपको 2 पंक्ति बताते तो आप मिला लेते आराम से। उसके बाद भ्रमर गीत सार से अनियाचार रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति आई थी और इसमें एक तरफ दिया गया था पंक्ति और एक तरफ दिया गया था राग। अब ये ऐसे प्रश्न जो हैं और इसमें जो ये राग से उठाए गए प्रश्न थे ये आपका जाना चाहिए था यूनिट 5 में, लेकिन चलिए यहाँ आ ही गया है तो हम इस प्रश्न को भी देख लेंगे। इसमें कहा गया था नूतन रीति नंदन नंदन की घर घर दीजत था, यहाँ पे राग सोरठ है। उसके बाद सूर शीस धुनि चौकत नामे अब काहे नमुक बोलत, यहाँ पर राग सारंग है। जे विधि मिलन मिले वे माधव सो विधि को न बताओ, ये राग मलार की पंक्ति है, इसमें राग मलार है। उसके बाद धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख और मुक्ति समेत, यहाँ पर राग धनाश्री है। अब ऐसी पंक्तियों को तो सिर्फ तुक्का लगाने से ही चाहे सही हो जाए, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा पंक्ति दिया गया है भ्रमर गीत सार में और सारे का हम लोग राग याद कर पाएंगे। अगला जो ये अलग पुस्तक था निराला की साहित्य साधना, उसके भाग 2 से जो कि रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है, उसमें विचारधारा के शीर्षक के अंतर्गत आए उप शीर्षकों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न इसलिए बनाए गए हैं ताकि इसको कोई भी बच्चा हल ही ना कर पाए, क्योंकि हम निराला की साहित्य साधना में जो कि रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है उसमें भी शीर्षक के अंतर्गत आए गए उप शीर्षकों का क्रम लगाने के लिए दिया गया है, मतलब इसको इसीलिए प्रश्न को बनाया गया है ताकि इसको विद्यार्थी हल ही ना कर पाए। जबकि इसमें दिया गया था तो इसका जो सही आंसर है वो नारी की स्वाधीनता, उसके बाद आएगा भाषा और राष्ट्र, उसके बाद वेदांत और भारतीयता, उसके बाद वेदांत और विकासवाद, उसके बाद ब्रह्मा और प्रकृति, ये इसके सही क्रम हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई जो प्रश्न है वो आपसे दोबारा रिपीट होंगे। आपका यूनिट 4 से
और इसमें अभिकथन। अगला जो आपका 29 प्रश्न दिया गया था 29 नंबर पे, वो था डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सकारात्मक दृष्टि से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों में अंतर्निहित कहा जा सकता है। स्वतंत्रता, समता तथा भारत भाव। मैंने उनका अनुसरण अपने शिक्षक बुद्धि की शिक्षाओं से किया है। उसके बाद जो कारण दिया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर की मान्यताएं वास्तव में पश्चिमी क्रांति पर आधारित है, भारतीय दर्शन पर नहीं। अब इसका जो कारण है वो वैसे भी असत्य ही लग रहा है, पढ़ने में भी ये असत्य का ही भाव दे रहा है, यानी कि जो कथन है वो सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है। अगला था कि कला और नैतिकता के अभिन्न संबंध के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा पर निम्न में से किनके विचारों का प्रभाव है। अगर आपने वैचारिकी को सही से पढ़ा है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा पर रस्किन, टॉलस्टॉय का ही प्रभाव था। और ऐसा ही एक ऑप्शन दिया गया था, जो कि अगर आपने सही से वैचारिकी को पढ़ा है तो ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आप वैचारिकी पे अपना बेसिक अंडरस्टैंड चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि वैचारिकी को कैसे पढ़ना चाहिए, तो भाजमी अकेडमी पे जाइए और वैचारिकी पृष्ठभूमि लिख करके आप सर्च करिए, और जो भी क्लासेस आपको 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस मिल जा रहे हैं उनको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न थे ये मेरा उन्हीं की क्लास से पढ़ करके सही हो गया था। अगला जो दिया गया था कि अब ये जो प्रश्न है ये हिंदी साहित्य के इतिहास से उठाया गया है, जो कि आपके यूनिट 2 में आएगा, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। अगला फिर कारण दिया गया है, क्योंकि अब इसमें आप क्योंकि लगा कर पढ़ेंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले ही देशगत परंपरा का ये प्रकार से उठ चुकी थी, और अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ा है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसमें जो कथन ए और आर जो दिया गया कारण वो दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। उसके बाद जो अगला प्रश्न था वो उत्तर आधुनिकता से उठाया गया था, जो कि आपका जो टॉपिक है ये भी आपका यूनिट 4 में ही लगा हुआ है, उत्तर आधुनिकता। जो कि उत्तर आधुनिकता में कहा जा रहा है, उत्तर आधुनिकता तार्किकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। उत्तर आधुनिकता के चिंतन में भाषा की पारदर्शिता के प्रश्न का केंद्रीय स्थान है। उत्तर आधुनिकता मनुष्य के केंद्रीय स्थान को स्वीकारती है। मनुष्य की चेतना भी स्थिर तथा निश्चित हो सकती है, या पाठ को निश्चित शक्ति नहीं देती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ए और बी ऐसे ऑप्शन थे जो कि सत्य थे, यानी उत्तराधुनिकता तार्किकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। उत्तराधुनिकता के चिंतन में भाषा की पारदर्शिता के प्रश्न का केंद्रीय स्थान है। बाकी के ऑप्शन सही नहीं है। देखिए, जो कथन सत्य नहीं है वो आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितना कि वो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है जो कि सत्य है। अगला है जो कि आपका दिया गया 33 नंबर पे प्रश्न, रसात्मकता की मध्यम कोटि को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसंग में ये मान्यता किस विद्वानों ने प्रस्तुत की है। अब साधारणीकरण के ऊपर 4-5 ऐसे विद्वान हैं जो कि उसकी परिभाषा देते हैं, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको ये प्रश्न बहुत ही मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि ये पहले भी पूछा गया है। पहली बात तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, डॉक्टर नगेंद्र का, और ऐसे ही 3-4 विद्वानों का जो साधारणीकरण से संबंधित मत है वो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको दृष्टि की गाइड में, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की गाइड में, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तीनों ही जगहों पर आपको मिल जाएंगे। इसमें कहा गया था कि साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है न आलम्बन का होता है, अपितु या कवि के अनुभूत की साधारणीकरण की बात सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नगेंद्र जी ही करते हैं। अगला प्रश्न था कि संज्ञा आपको दिए गए थे, उनके भेद दिए गए थे, जिनका कि आपको स्थान दिए गए थे और संज्ञा के भेद दिए गए थे, यानी कि नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा के भेदों के साथ मिलान करना था, जिसमें वाराणसी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोना, अब सोना आप जानते हैं वो एक मटेरियल है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। लड़कपन जो है वो एक भाव दे रहा है, यानी भाववाचक संज्ञा है। जुलाहा जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न था, खोके आत्मगौरव, स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है बीरो, इसे जीने से बेघरिए, आपका यूनिट 3 से प्रश्न उठाया गया था। इन भक्तियों में आर्थिक व्यंजना का कौन सा प्रकार रूप है। पहली बात तो आप लक्षणा और व्यंजना ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद आर्थिक व्यंजना का कौन सा रूप है। अब ये प्रश्न जो है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हार्ड प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है वो बौद्ध स्रोत विशिष्ट आर्थिक व्यंजना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें आपको दिया गया था मिलान करने के लिए, जिसमें रचनाएं दी गई थी और वो रचना किसने लिखी है आपको मिलान करना था, जिसमें आप जानते हैं कि विजयनी विजय वैजयंती भारतेंदु जी की रचना है, प्रेम घर ने आनंद अरुणोदय लिखा है, भारत बारहमासा राधा कृष्ण दास की रचना है, और प्रताप नारायण मिश्र जो है वो महापर्व लिखे हैं। आपके यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक टोटल 36 क्वेश्चन आए हुए थे, जो इसमें की एक जो प्रश्न है वो आपका यूनिट 5 में जाएगा।
तो आप मान के चलिए कि 35 प्रश्न जो हैं वो आपके यूनिट 1 और यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक उठाए गए हैं। हो सकता है कि 1-2 प्रश्न मुझसे छूट भी गया हो, नहीं तो आपके इतने ही प्रश्न जो हैं वो आपके इस यूनिट से यहाँ से बने हुए थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्नों को पूछने का जो स्तर है वो कितना अधिक है, वो कितना ऊँचे स्तर पर प्रश्नों को पूछा जा रहा है और इसीलिए मैंने जो आपको बुक लिस्ट बताई है वहीं से वो सारे बुक का प्रयोग इन सारे प्रश्नों में किया गया है। अगर आप चाहें तो दोबारा से बुक लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं और अगर आप उन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न जो हैं वो मिल जाएँगे। धन्यवाद।